जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंसिस्टेंट आवाज़ के प्रॉब्लम की वजह से आज मैंने माइक मुंह के बहुत करीब रखा है ताकि आवाज़ का इशू सॉल्व हो जाए। तो आज का हमारा जो टॉपिक जो हमने डिस्कस करना है वो सबसे कॉमन हमारे माशरे का प्रॉब्लम है, बहुत ही प्रेवलेंट है हमारे माशरे में, हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी बेसिकली एक वायरस है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र होता है और उसके बाद बड़े ही लॉन्ग पीरियड तक इंसान के जिस्म में ग्रो करता रहता है और एट द एंड डिजीज़ काज करता है। क्रॉनिक बेसिकली ये पुराना इन्फेक्शन है। अब एक इंसान से दूसरे इंसान में ये किस तरह ट्रांसफ़र होता है, उसके लिए उसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, जो मुख्तलिफ उसके बारे में मिथ्स हैं कि ये कुछ लोग समझते हैं कि ये ऐसी चीज़ों से ट्रांसफ़र होता है जो बेसिकली एक्चुअली उन चीज़ों से वो ट्रांसफ़र नहीं हो रहा होता। बेसिकली ये ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन है और जो इसके फैलने के ज़राए हैं और कितना कितना फैलने के ज़राए हैं, यानी कितनी परसेंटेज में ये किस ज़रिए से फैलता है, वो हम डिस्कस करेंगे। डायग्राम्स के ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि ये एक्चुअली इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है और क्या नहीं है। तो आइए ये हम डिस्कस करते हैं। जी, तो ये पॉसिबल मोड ऑफ ट्रांसमिशंस हैं जिनके अंदर सबसे पहली चीज़ जो है वो है नॉन स्टीराइल टैटूइंग ऑफ द नीडल, यानी कि जब आप ये कशीदा कारी करवाते हैं जिस्म पे या फिर नाम लिखवाते हैं, यूजली पहले मेलों पे और इस तरह की जगहों पे जो है वो नाम लिखवाए जाते थे हाथों पे, तो तकरीबन सारा जो है वो शहर एक ही सुई से वो नाम लिखवाता था। तो उससे बचने के लिए अब या तो वो हमारे मुस्लिम माशरे में वैसे भी ये ज़रूरी नहीं है कि इस तरह हाथों पे या किसी जिस्म के हिस्से पर ये छिदवाए जाएं, और उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि ये नई सुई इस्तेमाल की जाए अगर नागुज़ीर हो कि वाकई जो है वो इसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता। उसके बाद है जी अगली चीज़ कि डायलिसिस। जब हम डायलिसिस करते हैं तो चूँकि टाइम बहुत मुश्किल से मिलता है गवर्नमेंट सेटअप में, तो जो हेपेटाइटिस सी के इन्फेक्टेड पेशेंट्स होते हैं उनकी एक दफ़ा डायलिसिस होती है और उसके बाद फिर वो दोबारा उस जगह पे किसी नॉन इन्फेक्टेड पेशेंट की डायलिसिस होती है तो उसको भी लग जाती है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को भी चाहिए कि थोड़ा सा वो ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे और हमें भी अपने एंड पे ये चीज़ देखनी चाहिए कि हमें कोई ऐसी चीज़ ना मैसर, मतलब ऐसी चीज़ ना यूज़ करें जो पहले हेपेटाइटिस सी इन्फेक्टेड पेशेंट्स की हो। उसके बाद अगली चीज़ है जी वैक्सीनेशन। तो ड्यूरिंग वैक्सीनेशन भी ये ट्रांसमिट होने के चांसेस होते हैं। जैसे आजकल कोरोना की वैक्सीनेशन हो रही है तो इस दौरान भी ये ख़तरा होता है कि ये लग सकती है। लेकिन आजकल जो रीयूजेबल सिरिंजेस यूज़ नहीं हो रही, यूजली जो है डिस्पोजेबल सिरिंजेस हैं, तो ये चांसेस अब कम हैं। उससे अगली चीज़ है जी कि नॉन स्टीराइल बॉडी पियर्सिंग इक्विपमेंट, यानी कि जो फीमेल्स कान छिदवाती हैं या नाक छिदवाती हैं, तो वो यूजली एक ही औरत जो है वो सारे महल्ले के नाक और कान छेदती थी और उसकी सुई भी यूजली जो है वो पुरानी होती थी। तो इस सूरत हाल में चांसेस ज़्यादा थे कि हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन जो है वो फैल सकता। सो इस केस में भी आप कोशिश करें कि सुई जो है नई इस्तेमाल करें जो कि कम्प्लीटली स्टीराइल हो, पैक्ड हो, उसके बाद ही नाक और कान छिदवाएँ। उससे अगली चीज़ है ये कंटेमिनेटेड ड्रग नीडल्स, यानी कि जो दवाइयाँ एक दफ़ा इंजेक्शन लगते हैं लोगों को, वो इन्फेक्टेड पेशेंट्स को लगने के बाद दोबारा नॉर्मल पेशेंट को लगते हैं, तो इस तरह भी ट्रांसमिट हो सकता है। पहले ये प्रैक्टिस थी आम तौर पे कि ये जो यूज्ड सिरिंजेस हैं वो यूज़ की जाती थी, वो इकट्ठा करने के बाद दोबारा उन्हें पैक करके भेज दिया जाता था। अब तो इसके अगेंस्ट काम हो रहा है, लेकिन वो भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स था इसकी कंटेमिनेशन का। उसके बाद है जी डेंटल प्रैक्टिसेस जो होती हम करवाते हैं कि दांत निकलवाते वक्त, तो दांत निकलवाते वक्त जो पहले ये प्रैक्टिस थी कि आम तौर पे सड़क पे बैठा हुआ कोई बंदा जो है वो निकाल दिया करता था, कोई इसमें नहीं था कि कोई क्वालिफाइड बंदा हो।
तो आम तौर पर सड़कों पर बैठे हुए लोग जो है वो दांत निकाल दिया करते थे, और एक ही जो है बंदा जो कि पुराना हकीम टाइप होता था वो प्लास से सड़क पे बैठ के दांत निकाल देता था, जिसकी वजह से हेपेटाइटिस सी की कंटेमिनेशन बहुत ज़्यादा फैली। और ये तब की बात है जिसका हम अभी तक भुगत रहे हैं कि अभी तक भी हमारा माशरा जो है वो क्वालिफाइड डेंटिस्ट के पास नहीं पहुंचा, जिसके पास मुकम्मल तौर पर जरासीम से पाक आलात होते हैं, और उसमें हेपेटाइटिस सी जो है उसकी फैलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो कोशिश करें कि क्वालिफाइड डेंटिस्ट के पास जाएं और वहाँ से जो उनके स्टीराइल जो होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स वो यूज़ करें, ताकि हेपेटाइटिस सी ना फैले और किसी भी सड़क छाप बंदे से कोई भी प्रोसेस ना करवाएं। तो उसके बाद जो अगली चीज़ आ गई वो शेयरिंग द इंजेक्टेबल ड्रग्स, यानी कि कुछ ये जो ड्रग लेते हैं, आईवी ड्रग अब्यूज़र्स जो होते हैं, जो नशई होते हैं, वो ड्रग एक ड्रग यूज़ करता है, तो वही सिरिंज जो है वो दूसरा बंदा इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। तो इससे भी एक से दूसरे को इन्फेक्शन भी फैलता है, HIV भी फैलती है, यानी एड्स भी, और भी जरासीम जैसे एंडोकार्डाइटिस वगैरह है वो भी इसी तरह ये नीडल शेयर करने वाले लोगों को फैलते हैं। फिर है जी अनप्रोटेक्टेड सेक्स, यानी कि जो शरीक हयात तक महदूद नहीं रहते लोग, जो प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाते हैं, तो उनको भी इन्फेक्शन उनमें भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा जो होमोसेक्सुअल्स हैं, यानी कि एक ही सेक्स में सेक्स करना पसंद करते हैं, उनमें भी HIV और ये जो है वायरसेस हैं वो फैलने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। लिहाजा अपने आप को शरीक हयात तक महदूद रखें, और कोई भी जो कमर्शियल स्केल पे सेक्सुअल वर्कर्स हैं उनके पास जाने से परहेज़ करें, क्योंकि उनसे ना सिर्फ ये बल्कि बाकी की भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ लगने का ख़तरा होता है। फिर माँ से बच्चे को भी इन्फेक्शन फैलने के चांसेस हैं, लेकिन ये चांसेस बहुत कम है, इसकी परसेंटेज तकरीबन ना होने के बराबर है। जो हेपेटाइटिस B है उसमें चांसेस ज़्यादा हैं, तकरीबन 20% माँ से बच्चे को लगने के इम्कानात हैं, मगर इसमें 1 से 2% या आई थिंक 0.2% के करीब इम्कानात हैं कि माँ से बच्चे को ट्रांसमिट हो, और ना ही ये माँ के दूध में ट्रांसमिट होता है। तो इसकी जो इन्फेक्टेड पेशेंट की मदर है, मतलब जो इन्फेक्टेड मदर है, वो इजीली अपने बच्चों को दूध पिला सकती है। उसके अलावा नीडल स्टिक इंजरी है, जो ये जो हेल्थ वर्कर्स हैं जैसे नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, ये सैम्पलिंग करते वक्त या मरीज़ की तीमारदारी करते वक्त गलती से इनको नीडल स्टिक इंजरी हो जाती है, तो वो भी इसको प्रोन होते हैं। या फिर किसी बेहोश पेशेंट को देखते हुए उन्हें नीडल लग जाती है, तो उससे भी इसके फैलने के इम्कानात होते हैं। तो इस सूरत हाल में जब भी किसी को घर में तीमारदारी करते हुए नीडल लगे तो फ़ौरन डॉक्टर से रजू करे, क्योंकि वो मेडिकेशंस होती हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स लगती हैं, तो उससे ट्रांसमिशन के चांसेस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट है जी आपका जो ये अनसेफ इंजेक्शन है, वो अगेन उसी तरह के जो रीयूजेबल इंजेक्शन हैं उनको लगाने से अवॉइड करना चाहिए। फिर नीडल शेयरिंग जैसे नशई लोग करते हैं, पहले भी मैं बता चुका हूँ कि एक दूसरे की नीडल एक्सचेंज करते रहते हैं, और उससे जो है और भी काफ़ी सारे इन्फेक्शन फैलते हैं। उसके अलावा है जी पर्सनल हाइजीन के आइटम्स, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब हम घर में किसी का उस्तरा यूज़ करते हैं, सेफ्टी यूज़ करते हैं, या टूथब्रश यूज़ करते हैं, या नेल कटर, तो उससे भी फैलने के चांसेस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हेपेटाइटिस C का पेशेंट है उसकी अलग होनी चाहिए, उसकी ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए। जैसे पहले गांव में कॉमन प्रैक्टिस थी कि एक ही उस्तरे से सारा नाई अंडर शेप भी करवाता था, और बाकी की जो मतलब सारे गांव की शेप भी उसी से करते थे लोग। सो आज के दौर में ये सारी चीज़ें उस्तरा, सेफ्टी, टूथपेस्ट, नेल कटर हर इंसान की अपनी होनी चाहिए, कैंची भी अपनी होनी चाहिए। कोशिश करें कि ख़ुद शेव करें, अगर नहीं कर सकते तो कम से कम ये सारी चीज़ें हजाम को ख़ुद प्रोवाइड करें, और ये श्योर करें कि वो हर दफ़ा आपके लिए ब्लेड नया यूज़ कर रहा है, और उसको ये सारी चीज़ें ख़ुद प्रोवाइड करें और कंफर्म करें, और हाथ धुलवाने के बाद शेव वगैरह करवाएं। उसके बाद अगली चीज़ आ गई कि इन्फेक्टेड नीडल, बिल्कुल वही चीज़ जो पहले मैं बता चुका हूँ कि एक बंदे को दूसरे चीज़ें इस्तेमाल करने से, यानी एक ही बंदे की सुई जो है वो जब दूसरा बंदा यूज़ करता है तो उससे ये चांसेस होते हैं कि फैल जाए। उसके बाद आ गया जी अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि प्रोस्टिट्यूट के पास जाना, या फिर
होमोसेक्सुअलिटी, इन चीज़ों से ये ज़्यादा फैलता है। उसके अलावा आ गया इन्फेक्टेड ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स। तो जो हम किसी मरीज़ को ब्लड लगवाते हैं उसमें भी इम्कानात होते हैं कि अगर वो चेक नहीं हुआ, वो प्रॉपर्ली टेस्ट नहीं हुआ तो वो हेपेटाइटिस सी के पेशेंट का, आम तौर पे ये नशा करने वाले लोग जो अपना ब्लड बेचते हैं और वही हम लेके अपने पेशेंट को लगा देते हैं, जिससे ये नुकसान होता है कि वो इन्फेक्टेड ब्लड लगता है। इसलिए हमेशा किसी अथेंटिक जगह से ब्लड लगवाएं, अथेंटिक लेबॉरेटरी से टेस्ट करवाने के बाद, HIV का, हेपेटाइटिस बी, सी का, ये तीनों टेस्ट करवाने के बाद आप मरीज़ को ब्लड लगवाएं और किसी ऐसी जगह से लगाएं जहाँ पे आपको कंफर्म हो कि ये किसी हेल्दी पेशेंट का ब्लड है, हेल्दी पर्सन का ब्लड है और प्रॉपरली चेक्ड है हेपेटाइटिस बी, सी और HIV के अगेंस्ट। ये श्योर करने के बाद ही ब्लड लगवाएं। और आइडियल तो ये है कि कोई रिलेटिव जिसको ऑलरेडी आपको पता हो कि वो तंदुरुस्त है वही ब्लड दे और फ्रेश ब्लड दे। ये जो प्रैक्टिसेस हैं ख़रीद के लगाने की, और ख़ानदान के लोग ख़ुद जो है किसी को ब्लड देना पसंद नहीं करते, इससे अवॉइड किया जाए। इससे ज़्यादा बीमारियां फैलती हैं। वो प्रोफेशनल लोग ही फिर ब्लड देते रहते हैं जो ख़ुद अपना ब्लड बेच रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये इम्कानात बहुत बढ़ जाते हैं कि इन्फेक्टेड ब्लड लगे और इससे हेपेटाइटिस सी ज़्यादा फैल रहा है। लिहाजा ये ज़रूर एहतियात करना चाहिए। अब मैं आपको बताने लगा हूँ वो चीज़ कि जो हेपेटाइटिस सी नहीं फैलाती, और हमारे माशरे में मिथ्स हैं कि ये हेपेटाइटिस सी फैला रही है। जैसे कोई कफ़ कर रहा है मरीज़ या छींकें ले रहा है तो उससे हेपेटाइटिस सी नहीं फैलेगा। उसके अलावा मरीज़ के साथ खाना खाने से नहीं फैलेगा, उसके गले मिलने से नहीं फैलेगा, चूमने से उसको नहीं फैलेगा। उसके अलावा मरीज़ के घर जाने से, उसके बिस्तर पर सोने से, मरीज़ के साथ लेटने से, गले मिलने से, उसके कपड़े और जूते इस्तेमाल करने से ये नहीं फैलता। उसके अलावा जो सबसे कॉमन चीज़ है हमारे एरिया में, ये समझा जाता है कि जो पानी है वो इम्पॉर्टेंट सोर्स है इसके ट्रांसमिशन का, जबकि ऐसा नहीं है। हेपेटाइटिस सी और बी ब्लड के थ्रू फैलते हैं। हेपेटाइटिस ए और ई जो दूसरा पीला यरकान है वो पानी के थ्रू फैलता है, जो कि 7 दिन में ठीक हो जाता है। ये कभी भी पानी से नहीं फैलता। पानी को साफ़ सुथरा पीना चाहिए, बट हेपेटाइटिस सी उससे नहीं फैलता। और दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है ये मिथ कि जो चिकन है उससे हेपेटाइटिस सी फैल रहा है। तो ये भी बिल्कुल गलत है। हेपेटाइटिस सी चिकन से बिल्कुल नहीं फैलता, किसी गोश्त से नहीं फैलता। ये ज़ूनोटिक डिज़ीज़ नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ इंसानों से इंसानों को फैलता है और ब्लड के ज़रिए फैलता है। एक इंसान के ब्लड का दूसरे इंसान के तक पहुंचने से फैलता है, चिकन से नहीं फैलता। जी, तो आपने देखा कि इसके जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन हैं वो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो पहले आपको आपके जहन में ये मिथ होंगे कि ये इन सारी चीज़ों से भी फैल सकता है, और काफ़ी सारी चीज़ें आपको नई जानने में मिली होंगी। तो इसके लिए आपको जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आप जो पुराना सिस्टम चला आ रहा है, पुरानी सिरिंजेस का और रीयूज़ का, वो सारी चीज़ें जो मैंने आपसे साथ डिस्कस की हैं उसको अवॉइड करके और अच्छी स्क्रीनिंग करवा के वाइल यूजिंग इट, लाइक अगर आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हो तो उसके लिए भी आप अगर अच्छा ट्रांसफ्यूजन सेंटर से करवाएंगे और सारे टेस्ट जो है वो करवाने के बाद करवाएं ट्रांसफ्यूजन, तो वो आपके लिए सेफ़ है। उसी तरह अगर आप सेक्सुअल बिहेवियर में ज़रा मोहतात होते हैं तो वो सारी चीज़ें जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, उन सारी चीज़ों को रुए काल रखते हुए आप अपने आप को और अपनी फैमिली को बहुत बड़े डिज़ास्टर से बचा सकते हैं। और इसका जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है वो आपकी और आपके मुल्क की इकानमी पर भी होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आइंदा एहतियात करेंगे, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और इसको शेयर करेंगे, और जो भी इश्यूज़ आपके जहन में आते हैं वो कमेंट में मेरे साथ शेयर करें ताकि मैं उनके रिलेटेड आपको चीज़ें बता सकूं। शुक्रिया।